और आज के मेरे अजीज हमवतनों में है इफ्तिखार चौधरी कर रहे हैं नवाज शरीफ पर तनकीद। ख्वाजा साद रफीक बता रहे हैं असेंबली में अपने प्लान्स का। ख्वाजा आसिफ दिफा करेंगे वजीर आजम की तकरीर का। शेख रशीद बन चुके हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मिर्जा इकबाल बेग के साथ मौजूद हैं याह्या हुसैनी। और टाकरा होने जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का। और ज़िया मोइनुद्दीन सुनाएंगे आज मैनेजमेंट की कहानी। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ मेहमान खुसूसी मौजूद हैं। जी हमारे साथ मौजूद है इमरान खान। खान साहब, वेलकम टू मेरे अजीज हमवतनों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, आपकी और मौलाना साहब के दरमियान जो चपकलिश है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट पिछले दिनों जब आप गए पेशावर और बनू, आपने वहाँ जाके बड़े बड़े दावे किए और अब मौलाना साहब नवाज शरीफ को लेके डेरा इस्माइल खान भी पहुँच गए, वहाँ में भी जाके आपके खिलाफ कैंपेनिंग हो रही है। तो आपको नहीं लगता आपने गलत पंगा ले लिया है यहाँ पे? योर वर्ड सर। देखे शफात, देखे बंदा सारी जिंदगी इतनी मेहनत किस लिए करता है, किस लिए करता है? मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मैंने जब पहले शौकत खानम बनानी शुरू की, किसको ही नहीं मानता था कि मैं शौकत खानम बना लूंगा। आप यकीन करें, जब मैंने शौकत खानम बनाई। ये कहानी मैंने शौकत खानम को बीच में मत लाया करें। एक तो वो अस्पताल अच्छा काम करे, आप लोग बार बार उसको बीच में ले आते हैं। सर प्लीज, शौकत खानम वाली कहानी हमने बहुत दफा सुनी हुई है, ये कहानी बार बार नहीं, कोई और कहानी सुनाए। अच्छा कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, मैं दूसरी कहानी सुनाता हूँ। 1972 में जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, सबने कहा तुम कभी मां नहीं बन सकते। सर ये क्रिकेट वाली कहानी भी बहुत सुनी, खुदा की कसम बहुत ज्यादा सुनी हुई है कहानी। चेंज कर दें प्लीज, कोई नई तकरीर सीख लें। अगर आपके पास कोई नई बात नहीं है तो मैं मौलाना साहब से सवाल ले लूं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ले ले सवाल यार, ले ले। ओके मौलाना साहब, वेलकम टू मेरे अजीज हमवतनों। मौलाना साहब, अचानक कैसे प्यार हो गया वजीर आजम को आपसे? देखिए, हुकूमत को हमारे इत्तेहाद पर इस कदर भरोसा है कि जब भी हुकूमत को हमारी ज़रूरत पड़ती है हम आगे आ जाते हैं, हुकूमत को अपना हाथ देते हैं। अच्छा मौलाना साहब, आप कैसे हमेशा हर बार जो है हुकूमत के साथ मिल जाते हैं? ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है आपके पास कि हर हुकूमत के साथ आप शामिल होते हैं, हर हुकूमत के साथ? तो बड़ा ही कोई भारी सवाल किया है आपने। देखे, गिदड़ के सिंग में अगर इतना दम होता कि वो मौलाना फजलुर रहमान को इक़्तिदार दिलवा सकता, तो हमें कम से कम गिदड़ों का बारासिंगा दरकार होता। इसका वजूद ही नहीं है, वजूद ही नहीं होता ऐसे गिदड़ों का बारासिंगे का। तो ये गिदड़ के सिंग का कमाल नहीं है, ये हमारे अक्ल व दानिश और सियासी बसीरत और हाजिर दिमागी का कमाल है। गिदड़ों का बारासिंगा, वैसे मुतालबात ही जा रहे इतने ज़्यादा। अच्छा सर, वैसे अब आपको क्या लगता है इस दफ़ा वज़ीर आज़म क्या इनाम देंगे आपको उनका साथ देने के लिए? देखिए, धरने के दिनों में हमें 2 वज़ारतें मिली थी, मगर इस बार हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। वो क्यों? इस बात का जवाब मैं दे देता हूँ, उसका जवाब। ओह खान साहब, इस दफा मौलाना को जो इनाम मिल गया है, इसका तो कभी मौलाना ने सोचा भी नहीं था। इसको तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसको इनाम मिलेगा। जो बंदा सहाफियों को रिक्वेस्ट करता था कि यार प्लीज मेरी मुलाकात करा दो, मुझे नवाज शरीफ से 2 मिनट दिला दो, मुझे 5 मिनट की मुलाकात करा दो, मिन्नतें करता था, तल्ले करता था, उसको नवाज शरीफ ने बनू में डेरा इस्माइल खान में साथ खड़ा करके एक जुलूस करवा लिया। मैं इसकी तो मौजे लग गई है। पीएम साहब ने इसको जफ्फी डाल लिया, और क्या चाहिए इसको? खान साहब इस किस्म की बातें ना करें आप। मौलाना साहब आप बताइएगा इस दफ़ा क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इनाम मिलेगा आपको? देखिए, तो हमारा इंतहाई काबिल एहतराम साइकिल की सीट के मुंह वाला हमारा दुश्मन मौलाना इमरान खान, अब उसके बाद का जवाब नहीं देना चाहते। अलबत्ता 2018 में हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत नजर आ रही है। इस बार तो नवाज शरीफ ने इमरान खान को तरस खा के इसको हुकूमत दे दी, मगर आइंदा ऐसा लगता है कि हुकूमत इसको नहीं मिलेगी। मौलाना मुझे बहुत अफसोस होता है
ये कहते हुए कि नवाज शरीफ आपको इस दफा भी चूना लगा गया। आपको 2018 में भी केपी में हुकूमत नहीं मिलने लगी। ये भूल है आप लोगों की। आप लोग अरमान लेते रह जाएंगे और पीटीआई 2018 का इलेक्शन केपीके में क्लीन स्वीप कर जाएगी। मेरा चैलेंज है आपको, क्लीन स्वीप कर जाएगी पीटीआई। क्लीन स्वीप करेगी, वाह वाह वाह। एक वोट की हुकूमत पे अकड़ने वाला और गधागाड़ी को मर्सिडीज कहने वाला इमरान खान कहलाता है। मौलाना साहब इतने पुरएतमाद क्यों हैं आपके अगली बार भी हुकूमत आपकी होगी, क्या वजह है? देखिए जनाब एंकर पर्सन हजरत, मुझे आपका नाम नहीं आता जी, जो भी आपका नाम है मुरी बला से, बॉडीगार्ड वाला सलमान खान और डूबता हुआ नवाज शरीफ जब किसी से कमिटमेंट कर ले तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। और इस बार नवाज शरीफ ने हमसे ये कमिटमेंट की है कि अगली हुकूमत हमारी है। आपके मियां साहब के भी दिन थोड़े रह गए हैं, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। रावण में आपको टांगों की एहतियात करनी पड़ेगी। ज़ईम कादरी इज वेरी हॉट दीस डेज। मुस्लिम लीग नून के मतवाले आपकी टांगे तोड़ देंगे। मौलाना मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे बहुत अफसोस है। आपको इस दफा केपी की हुकूमत नहीं मिलनी, आपको एक पेट्रोल पंप मिलना है। आपको पेट्रोल पंप पे गुजारा करना पड़ेगा। ओके ओके प्लीज आप दोनों काम डाउन प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। खान साहब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने लगा हूं, सो प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। खान साहब आप खाना छोड़ के मैनचेस्टर से इस्लामाबाद आए, आपने मीडिया को अपनी तकरीर दिखाई, आपने सबूत दिखाया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अंदर जाके आपने तकरीर क्यों नहीं की? देखें शफात, आपने मेरी तकरीर सुनी, आपने मेरी तकरीर में कहां कोई एक बात भी गलत सुनी है। वो 7 सवाल नहीं, खान साहब आई एम सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। मेरी बात नहीं काटे, पहले मेरी सुने। ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा आसिफ कहां से आ गया? नहीं पहले मेरी। ख्वाजा साहब क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान साहब को? खान साहब आपने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया, मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूँ जो है जी, वो ये ख्वाजा आसिफ आए से प्लीज ख्वाजा साहब, यू टू, आपको भी थैंक यू जी। खान साहब आप बात जारी रखें। नहीं, ये देखो यही हरकतें इन्होंने ऐवान में करनी। खान साहब मैं फिर बहुत माजरत चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ शेख रशीद साहब लाइन पर मौजूद हैं। जी शेख साहब क्या कहना चाहेंगे आप? यार अभी ये खत्म, अब शेख आ गया बीच में। अरे क्या बकवास है? और रह गया इमरान खान, रह गया इमरान खान, रह गया। यार देख शेख तू नहीं कर ऐसे, आवाज छोटी निकली है, कोई बात शेख तू नहीं कर सकता ऐसे। यार तू नहीं तो कहा था कि बाहर चलते हैं। रह गया। और शेख तूने कहा था कि आज सिगार पी के आते हैं बाहर, क्या कर रहा है तू? तो क्या हुआ, मैंने कहा यानी कि बंदा मजाक भी ना करे। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्मनाक हरकत की आपने। आज से तेरा मेरा मजाक खत्म। मैं बहुत माजरत चाहता हूं खान साहब शेख रशीद के रवैये के हवाले से। जी आप बात जारी रखिए। ये क्या हो रहा है? ये किस किस्म का प्रोग्राम हो रहा है? ये क्या आप लो इंटेलेक्ट प्रोग्राम कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं खान साहब, मैं गरीरा फारूकी नहीं हूं, ना ये एक लो इंटेलेक्ट प्रोग्राम है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप बात जारी रखिए और इस किस्म के लोगों को ना सुने। आई एम सॉरी, मैं आपका प्रोग्राम में जारी नहीं रख सकता। आई एम सॉरी, बहुत हो गई ये बकवास। क्या कर रहे हैं? सॉरी खान साहब, मुझे फिर कहा जा रहा है कि मिर्जा इकबाल बेग कुछ कहना चाहते हैं आपको। अच्छा खान साहब, मिर्जा इकबाल बेग क्या मुखातिब है? अच्छा अब मिर्जा इकबाल बेग का क्या काम है इसमें? खान साहब बगैर तकरीर किए बाहर क्यों गए, और जब बाहर गए तो फिर अंदर क्यों आए? मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज खान साहब आप अपनी बात जारी रखिए, इन लोगों को मत सुने। मैं कह रहा था वो 7 सवाल लंदन की फ्लैट, ये मेरे पास कागज पड़े हुए हैं, ये लंदन की फ्लैट मियां साहब लेके आते हैं और पैसे पता नहीं कैसे पहुंच जाते। हसन नवाज जी वो लंदन में स्टूडेंट था, स्टूडेंट पढ़ के जी वो पढ़ाई के लिए हमने उसको 2 खरब रुपए की फ्लैट खरीदी। आई एम सॉरी खान साहब, एक दफा फिर मैं आपको मौका दूंगा ताकि आप अपनी बात जारी रखें, क्योंकि हमने तो सरकारी इख्तियार लिया है, हमने आपको बोल नहीं देना, लेकिन आप बात जारी रखें। वॉकआउट हमने इसलिए की थी क्योंकि शीरीन मजारी कहता था कि अगर हम वहां पर रहेंगे
तो हो सकता है शायद ये नून वाले इसी किस्म की हरकतें करें जैसे इस वक्त कर रहे हैं। इन हरकतों की वजह से हमारी बात तो बाहर आनी नहीं थी। हमने जो कुछ भी करना था वो अंदर ही रह जाना था, बाहर क्या। खान साहब, मैं फिर आपको इंटरप्ट करूंगा। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा साद रफीक मौजूद हैं जो आपको कुछ कहना चाहते हैं। जी ख्वाजा साहब। ओए इमरान खान, ओए ओए मेरी बात सुन लो। ओए हिम्मत है तो तकरीर करके दिखाओ, हमसे सवाल करके पूछो, असेंबली में आओ, देखते हैं हम तुम्हारा कितना तुम्हारे में दम है। ओए देख लेते हैं। और चुप कर, तेरी रेलवे ट्रेन के इंजन तुझे भी, और तू बाहर निकल, तेरी हंसी तैसी। इस तरह कैमरे के पीछे बैठ के नहीं करते, सामने आके बात करो। आई एम सॉरी ख्वाजा साहब, ये एक कौमी लीडर से बात करने का तरीका नहीं है। कुछ नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये ख्वाजा साहब कहां से आ गया बीच में? खान साहब, मैं माजरत चाहता हूं, आप बात जारी रखें। खान साहब, आपने घबराना नहीं है, हमने सरकारी इख्तियार लिए हुए, हम आपको बिल्कुल नहीं बोलने देंगे, आपने घबराना नहीं है। कैरी ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान खान साहब। ख़वातीन हज़रात, ये थे इमरान खान साहब, जो कि हमने पूरी कोशिश की कि वो हमारे साथ बोले, लेकिन चूंकि हमने सरकारी इख्तियार लिए हुए इसलिए खान साहब ने हमारे साथ बात नहीं की। आई डोंट नो व्हाई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और अब चलते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ। ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों असेंबली में एक इंतहाई अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की। मजाक करते हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, वो उनकी आदत है हल्का फुल्का मजाक चलता रहता है। हो सकता है शायद वो उस वक्त सियालकोट में कोई थिएटर देख के आए हो, जुगत के मूड में थे काफी। वो पंजाबी में कहते हैं मीसना मीसना। वो एक महीना किसी को पता ही नहीं लगने दिया। स्पीकर साहब कोई नहीं, बच्चे हैं। लेकिन खैर, हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम खुद ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहेंगे कि वो अपनी इस तकरीर के बारे में और इस मौजूदा लीक्स के बारे में, जो जिस तरह से वज़ीर आज़म का जवाब आया और जिस तरह सारी सूरत हाल बदली है, वो क्या कहना चाहेंगे इस पर। वेलकम टू मेरे सफ़र। तो ख्वाजा साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, स्ट्रेट अवे आपसे सवाल करूँगा। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी, इसमें 9 पाउंड हैं टोटल, 1200 रुपये बनते हैं। ये गैर कानूनी? अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि जो इमरान खान ने लंदन के फ्लैट बनाए हैं वो फिर चंदे के पैसों से बनाए हैं। नहीं सर, चंदे के पैसे ऑफशोर कंपनी बनाने के बाद की बात है। 10 साल बाद ऑफशोर कंपनी पहले थी, चंदे के पैसे 10 साल बाद थे। आप ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान ने वो जो लंदन के फ्लैट बनाए हैं 83 में, वो चंदे के पैसों से बनाए हैं। आप जैसे लोग जो चंदा उठा के देते थे उससे पैसे बनाए हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान असेंबली में आए, उन्होंने कागज़ लहराए, उन्होंने आप लोगों का एक फ्लैट 93 में था, एक 98 में था, एक 2003 में था, एक 2005 में था। इतने उन्होंने खूनख्वार इल्ज़ामात लगा दिए और ख़ुद अपने आप को भी उन्होंने पेश कर दिया, ख़ुद अपने भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। आप लोग कब दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्स? या आपकी तरफ से कागजात कब आएंगे सामने? पहली बात तो ये है कि जो है इमरान खान ने जो ये पैसा दिया है, ये जो पैसा बनाया है अपना क्या नाम लूँ के लंदन के फ्लैटों का, और ये जो चंदे का हिसाब किताब है, ये तो मैं नहीं जानता कि इसने 10 साल पहले किया था कि 10 साल बाद में किया था। लेकिन बहरहाल 83 में उसने ये फ़्लैटें ख़रीद ली थी। जहाँ तक बात है मियाँ साहब की कि जो है ये मियाँ साहब ने जो है ये अपना कागज़ नहीं दिखाया, तो मियाँ साहब ने तो कागज़ दिखा दिया है अपना, जो है असेंबली में आप नहीं सोते रह गए। मियाँ साहब तो कागज़ दिखा चुके हुए हैं। कौन से? वो क्या ये तस्वीर दिखाई थी जो है वो शेख राशिद की। क्या नहीं सर, वो शेख रशीद वाली तस्वीर जो है उसमें कागज़ क्या है? ओ भाई, वो शेख रशीद की तस्वीर नहीं थी, शेख राशिद की तस्वीर थी। ये वो मामूली आदमी नहीं होता जो है, आपको पता है उस पर टिकट लगा हुआ है, 100 दरम देकर तो लोग अंदर जाते हैं सिर्फ उसकी जो है ना वो जो है उसकी तस्वीर देखने के लिए। मियाँ साहब के साथ उसकी तस्वीर खड़ी हुई, और आपको क्या सबूत चाहिए? नहीं तो सर उसमें कागज़ कहाँ है? तस्वीर जो है वो कागज़ भी छपी है ना, और क्या मतलब उसमें ऊँट के कंधे की हड्डी पे तो नहीं छपी हुई ऑब्वियसली। सर ये जितने पैसे जो बाहर गए हैं, इसकी बैंक ट्रांजैक्शन की कोई रसीदें होंगी, कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई कानूनी तरीकाकार होगा, कोई एफिडेविट होंगे, कुछ तो होगा, वो क्यों नहीं दिखाते सामने? मियाँ साहब रसीदें दिखाएं यार, यार मक्खी को परे करो यार, ये मियाँ साहब क्यों दिखाएं अपनी जो है ये बैंक ट्रांजैक्शन की रसीदें क्यों दिखाएं मियाँ साहब? इमरान खान की भी तो तलाक हो गई थी। वो इमरान खान का ज़ाती मामला है, ज़ाती ज़िंदगी है। ये मियाँ साहब
किसी और मामले में, इनका जाती मामला नहीं है। ये कौन सी मंतक निकाल के लाए आप? ये मतलब क्या, अगर इमरान खान की जाती ज़िंदगी जो है वो उसका जाती मामला नहीं है, तो ये जो मियाँ साहब के जो बच्चे हैं, ये हसन नवाज जो है, ये हुसैन नवाज जो है, ये क्या मतलब मियाँ साहब ने लॉटरी में जीते हैं? ये भी तो मियाँ साहब के जाती बच्चे हैं ना। देखिए, अगर इमरान खान जो है अगर वो जो है अपनी जाती चीज़ों पे जवाब दे नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि जो मियाँ साहब जो है वो भी जो है अपनी जाती ज़िंदगी पे जवाब दे नहीं है। बाबा आदम है इमरान खान जो है ऑफशोर कंपनियों का। सर, इमरान खान की ऑफशोर कंपनी में उसने टोटल 9 पाउंड रखे थे। क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब 9 पाउंड में की क्या? 9 पाउंड खजूर रखी थी, 9 पाउंड इलायची रखी हुई थी, 9 पाउंड सोना था, 9 पाउंड 4.5 किलो बनता है 9 पाउंड आजकल के हिसाब में। उसने क्या 9 पाउंड क्या रखा हुआ था? ये घटियापन, वजन बता रहे, कीमत नहीं बता रहे। ये क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 9 पाउंड करेंसी का नाम है, करेंसी पाउंड, बरतानवी पाउंड। अच्छा पैसे थे। अच्छा 9 पाउंड, यार 9 पाउंड तो बड़ी गुर्बत वाली कंपनी थी ये। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, इमरान खान खाना छोड़ के आया, इमरान खान खाना छोड़ के आया एक तकरीर करने के लिए, और वो तकरीर किए बगैर वापस चले गए। ये क्या सेटिंग थी? ये राज प्लीज बताइएगा सर। यार वैसे मियाँ साहब ने भगाया खूब है उसको, ऐसे दुम दबा के भागा, कट करके भागा। बड़ा मजा आया यार। मेरा शेर बोला है इधर से, ये पीटीआई का शेर नाच गया है। हमने सिर्फ रशीद शाह को कहा था कि जानी आज मियाँ साहब आए हुए हैं, हमारी इज्जत रखनी है। ये जो JL है, अपना क्या नाम दूँ, कि इमरान खान साहब, इसको ज़रा काबू में रखना है, ये कहीं हम पे ना पाया जाए। वो क्या कहते हैं इस मौके पे, एक वो मलकू एक सिंगर है, उसने क्या खूब कहा कि कुड़ी शहर आके मेम हो गई, इमरान खान नाल गेम हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे थे इस्लामाबाद से। शेख रशीद अहमद साहब गुज़िश्ता कई दिनों से ज़ेर बहस हैं। वजह यह है कि शेख रशीद साहब आजकल पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन में जहाँ खुर्शीद शाह साहब, जिनकी जमात ने शायद 50 लाख वोट लिए हुए हैं, और इमरान खान साहब, जिनकी जमात ने शायद 72 लाख वोट लिए हुए हैं, उनके साथ शेख रशीद भी खड़े हुए थे, जिन्होंने शायद कोई 55,000 वोट लिए थे या समथिंग लाइक दैट। एनीवे, शेख साहब से पूछते हैं कि इस वक्त असेंबली में उनका क्या किरदार है और वो कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। ऑब्वियसली मुत्तहिदा अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमा जो मौजूद है हमारे साथ, शेख रशीद अहमद साहब, वेलकम टू मेरे अजीज हमवतनों। शुक्रिया वे पप्पू। शेख साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त असेंबली में आपका क्या किरदार है? और यारा, मेरा किरदार इस वक्त निकड़ी कूतो का है। निकड़ी कूतो? ये क्या चीज़ है? हाँ जी, निकड़ी कूतो। आप जानते हैं कि निकड़ी कूतो किस बला का नाम है? नहीं सर, हम नहीं जानते निकड़ी कूतो किस बला का नाम है। आप प्लीज बताइए क्या है ये? ओ जी, ऐसी बला, आप रात को 12 बजे के बाद राजा बाजार से मेट्रो तक नहीं जा सकते। और जी छोटी सी गिट्टी सी बला होती है वो, बिल्कुल हो जी हॉरर शो वाली हो, यहाँ से चेहरा जला हुआ। देखें, उसके हाथ में सफेद पाउडर होता है, और जो बंदा भी उससे बात करता है उसको पाउडर सुंघा कर बेहोश कर देती है। सर ये बला है या हनीफ अब्बासी की बात कर रहे हैं आप? और नहीं हो हनीफ अब्बासी के मामे, मैं इस वक्त एक बला हूँ, और मेरी एक मुट्ठी में पीपल्स पार्टी और दूसरी में तरीके इंसाफ है। मैं जब भी चाहूँ, शाका जब भी चाहे, इन दोनों को इकट्ठा करके एक क़यामत बर्पा कर सकता है। शेख साहब, बड़ी खुशफहमियाँ आपकी माशाल्लाह। मतलब अगर आपके एक हाथ में तहरीक इंसाफ है, एक हाथ में पीपल्स पार्टी है, तो कर क्यों नहीं देते क़यामत बर्पा? पलटा दे हुकूमत। इसलिए कि मैं जमहूरियत को एक मौका देना चाहता हूँ। ओह, आप जमहूरियत को एक मौका देना चाहते हैं, आई सी। शेख साहब, ये बातें आपको बताता कौन है? गेट नंबर अब जाने दे, आगे बताऊंगा तो सेंसर हो जाएगा। ओए, अयूब पार्क वालों ने बताया, अयूब पार्क वालों ने। अयूब पार्क वालों ने क्या बताया आपको? बस यार, कहते हैं कि शेख अगर इसी तरह तेरी स्पीड रही तो वो दिन दूर नहीं कि तेरा ठिकाना प्राइम मिनिस्टर हाउस होगा, और इतना शोरबा न्यारी की देग में नहीं होगा जितना पैसा तेरी ऑफशोर की कंपनी में होगा। सर, सुना है आपको अब पीपल्स पार्टी में लाने वाले लोग पहले आपको पीटीआई में लेकर गए थे, और अब वो वहाँ से आपको
इसलिए लाए हैं क्योंकि पीटीआई वालों से उनके आजकल कुछ हालात ख़राब हैं। तो कैसे नजरें मिलाते हैं आजकल पीटीआई वालों से, क्या ताल्लुकात हैं उनके और आपके दरमियान? देखें, पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की जमात है जिसका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। देखें, वाहिद जमहूरी जमात तो पीपल पार्टी है जो कि आमरीत के खिलाफ खड़ी हुई है और हर आमर के मद्दे मुकाबले उसने आके जहाद किया है आमर के खिलाफ। पीटीआई का क्या है? पार्टी तो सिर्फ पीपल पार्टी है। शेख साहब आप क्या कह रहे हैं? आप आमिर की जमात किसको कह रहे हैं? क्या हो गया आपको? देखें, जितनी कुर्बानियां पीपल्स पार्टी के लिए इमरान खान ने दी हैं किसी ने नहीं दी। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी दी है? ओ सॉरी, पीटीआई। और असल में यार देखो यार, ओए मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। ओए मुझे याद ही नहीं रहा कि यार कौन किस पार्टी में। असल में उम्र का तकाजा भी है और पार्टियां भी इतनी बदली हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कौन किस पार्टी के अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद अहमद साहब। मेरे ख्याल में आपको शायद थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा यू नो टेंशन में हो जाता है आदमी, ऐसी बातें कर लेता है। बिल्कुल नॉर्मल है, परफेक्टली नॉर्मल बात है, कोई डरने वाली बात तो है नहीं। और अब चलते हैं खेलों की दुनिया की तरफ, जहां इस वक्त हमारे साथ मुल्क के दो मारूफ एंकर्स मिर्जा इकबाल बेग और मिर्जा याया हुसैनी बेग मौजूद हैं। सो ओवर टू यू मिर्जा इकबाल बेग। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, तमाम सामीन को मिर्जा इकबाल बेग की जानिब से 24.5 फुट लंबा सलाम। मैं हूं आपका मेजबान मिर्जा इकबाल बेग और आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जहरीले एंकर के नाम से मशहूर हैं। इनकी शक्ल देख के होता है अक्सर और इनका प्रोग्राम तो खैर माशाल्लाह अभी भी अपने स्लॉट में टॉप पर है। मैं बात कर रहा हूँ मिर्जा याया हुसैनी बेग की। देखें, मेरी शक्ल तो जैसी भी है लेकिन आपकी भी कुछ कम नहीं है। आपको देखकर उल्टी क्या आइसक्रीम खाने को दिल नहीं करता। बड़ी कॉमेडी कर दी अपने आप में। खातिन हज़रात, खैर यहाँ पर हम आपस की कदूरतें निकालने तो बैठे नहीं, हालांकि मैं चाहूँ तो इनसे बहुत सारे ऐसे सवाल कर सकता हूँ कि नकली क्या असली भी तब जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि ये भी हमारे भाई है और वो भी, लिहाजा कोई किसी किस्म की कदूरत नहीं है। मजाक, हंसी मजाक का वक्त है। हम कुछ स्पोर्ट्स की खबरें खेलों की दुनिया से आपके सामने शेयर करेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। और दिल की बात तो आपने कह दी और बाद में मजाक का नाम दे दिया। बहुत अच्छी चाल है आपकी। आपके पैनल में सिकंदर बख्त जैसे नामवर खिलाड़ी है, हालांकि कुल 21 मैच खेले हैं इसने आज तक, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बॉलर है अपनी जात में। वो तबसरे तो ऐसे कर रहा होता है जैसे पीसीबी खुद चला रहा है। और मोहम्मद यूसुफ है, बहुत बड़े बैट्समैन है, लेकिन जब से उनकी तवज्जो डाइवर्ट हुई है जाहिर है उनकी भी कोई खास खेल के ऊपर तवज्जो नहीं है। और शोएब अख्तर है जिनकी ज्यादा उम्र तो अनफिट गुजरी है। तो ऐसे एंकरों के दरमियान खुद को कैसा पाते हैं आप? मेरे ज़ेरे साया अगर ये लोग पैनल में बैठ के अपनी एक माहिराना डिस्कशन करते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से कोई कबात नहीं है, सब कुछ मुझसे सीखा है इन्होंने। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का एक न्यूज शो में क्या काम है, न्यूज चैनल में? देखो भाई, तेरा भाई प्राइम टाइम स्लॉट करता है, प्राइम टाइम का काम करता है। अच्छा, प्राइम टाइम काम करते हैं आप? 5:30 बजे कौन सा प्राइम टाइम होता है? 5:30 बजे की तुम लॉजिक समझे नहीं हो। देखो, बच्चे ट्यूशन से जल्दी आ जाते हैं सिर्फ किस लिए? मेरा शो देखने के लिए। और ये देखो मैं फायदा कितना दे रहा हूँ कि बच्चों को मैं गलत काम की तरफ, गलत चीजें ना सीखें, वो आगे मेरा शो देखते हैं, उससे कोई अच्छी चीजें सीखते हैं। अच्छा, चौड़ा इतना चल रहा है इसको लगता है इसका प्रोग्राम सारे बच्चे मिलकर देख रहे हैं। कार्टून शो क्यों नहीं कर लेते अगर बच्चों के लिए ही करना है तो? बस आगे कोशिश कर रहा हूँ। मिकी माउस से बात चल रही है लेकिन उसकी बीवी ने इनकार कर दिया कि याया के साथ काम नहीं करना। हर दफा आपको पता है नाज़रीन, ख़वातीन को इसके साथ काम करने पे काफी इतराज होता है, लेकिन हम यहाँ कोई जातियात की बात तो करने नहीं बैठे। हम तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि इन अखबारात में छप रही है और ऑब्वियसली हम तो प्रोफेशनल बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि लॉबिंग बहुत करते हैं आप, आपकी वजह से आपके साथी एंकर टिक नहीं पाते चैनल में, क्या वजह है? देखो, ये तुम्हारा सवाल तुम्हारे मुंह से बनता नहीं मुझसे, क्योंकि तुम बेहतर तरीके से जानते हो। जिस तरह तुम दांत चबा रहे हो, जितना गुस्सा तुम्हें उस बात का है, ये मेरी लॉबिंग का ही असर है कि आज तुम किसी और जगह बैठे हो। ख़वातीन हज़रात, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, हालांकि बहुत ठंडे हो तुम। दिल तो चाह रहा है मेरा कि अरे ये कुछ नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि ये चाकू आज लहरा रहा के करके डाल
बात करूं, लेकिन फिर भी बड़े अरसे बाद आप हाथ आए हैं। नॉर्मली आप हाथ आते भी नहीं है, तो चाकू भी अंदर नहीं जा रहा। इसको लगता है चायदान इसका इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन फिर भी जाने दीजिए इन बातों को। खैर ख़वातीन हज़रात, अगले उसकी तरफ चलते हैं। ये बताइएगा, इतने एंकरों का कैरियर बर्बाद करके कैसा लगता है आपको? छोटी छोटी बातें इंसान अगर सोचना शुरू कर दे और उसको लेकर बैठ जाए, हाँ। तो मैं समझता हूँ जिंदगी का पहिया इस तरह आगे चल नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, जाहिर है, लेकिन हम यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कोई जाती अनाज तो है नहीं हमारे अंदर। आप तक आपने मुझसे मेरा सिर्फ शनाख्ती कार्ड पूछा है जैसे। वकार यूनुस में एक तरफ तो आप तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ आप वहाँ पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनके घर खाना फोड़ के आ जाते हैं। एक तो तुम नॉन प्रोफेशनल लोगों का काम ही ये है कि किसी भी चीज को गलत तरीके से देखते हो। अच्छा, हम देखो, नॉन प्रोफेशनल है। प्रोफेशनलिज्म अलग चीज है और दोस्ती यारी अलग चीज है। अच्छा। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता, इसी तरह मेरा काम सिर्फ ग्राउंड की हद तक अपने प्रोफेशन को लेके चलना है। बाद में हम जाके मिलते हैं, खाना खाते हैं, गपशप लड़ाते हैं, लतीफे सुनाते हैं। पेट नजर आ रहा है यार अंदर कर लिया पेट मैंने। अंदर कैसे किया पेट? अबे सांस रोकी हुई है बावले। सांस अंदर करके पेट अंदर करता है। ख़वातीन हज़रात, पेट के मामले में बहुत टची चल रहा है आजकल। या यकीन कर, छोटी छोटी मिनरल वाटर है ना, वो पेट पे मैं उससे ठकोर करता हूँ। यासिर शाह, अम्माद वसीम, जुल्फिकार बाबर, ये तीनों अनफिट हो रहे हैं। अच्छा, आगे मामला इनके बगैर चलता हुआ कैसे देखते हो? तो इतने इतने बड़े पेट है इनके, इनको तो जब ये भागते हैं इनका एक पेट मिनट, पेट की बात नहीं करनी। क्यों, आप भी टची है क्या? आगे बोल यार। अच्छा, ये जब भागते हैं शर्जील को तो खास तौर पे देख के ना बंदा डर रहा होता है। अरे अल्लाह खैर, शर्जील भाग रहा है, कहीं गिर ना जाए, बड़ा डर लग रहा होता है। यासिर शाह का भी यही है। तो ऐसे खिलाड़ियों को जब एक एक मील दौड़ाएंगे तो अनफिट तो उन्होंने नेचुरली खुद ब खुद होना है। अच्छा, एक एक मील से दौड़ाने पे याद है, काकुल में ट्रेनिंग हुई है पाकिस्तानी टीम की, बहुत बुरा हाल हो गया भाग भाग के। इंजमाम साहब इतने सुस्त होते थे कि एक रन भी भाग करनी पैदल चलकर बनाते थे, और अब पता नहीं क्या सूझी है इनको कि खिलाड़ियों से बदला लेने पे उतर आए हैं। कहते हैं एक मील भागो 6 मिनट में। अबे क्या इंजन लगा हुआ है खिलाड़ियों में? वैसे इंजमाम साहब, आप अगर 1 मील भाग के देखा है तो मैं आपको मानूं, हाँ ये अलग बात है। बहुत भागता है। आफरीदी ने कहा है कि मेरा T20 का कैरियर कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। नौजवान खिलाड़ियों को अच्छा रास्ता दिखाया आफरीदी ने। एक स्पॉन्सर पकड़ लो, उस स्पॉन्सर के साथ सारे पीसीबी को स्पॉन्सर कर लो और आप पीसीबी में हयात नामजद हो जाएंगे। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि ये बंदा रिटायर भी नहीं होगा। रिटायर होते के साथ ही ये पीसीबी में किसी न किसी ओहदे पे आ जाएंगे या फिर एक तवील छुट्टियों पे चले जाएंगे, लेकिन तनख्वाह इनको बराबर मिलती रहेगी। बड़ा सख्त तज्जिया है, ये सारी बातें बताता कौन है तुझे? मैं एक लोन वुल्फ हूँ। लोन वुल्फ। खैर, स्पोर्ट्स में यहाँ पे अब तक के लिए इतना ही। बैक टू यू। और मारूफ सदाकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन साहब मेरे अजीज हमवतनों से मुंसलिक हैं। आइए चलते हैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब की तरफ और सुनते हैं कि आज वो कौन सी कहानी सुना रहे हैं। ओवर टू यू ज़िया साहब। कहानी बादशाह की। किसी जमाने में एक बादशाह था। बादशाह ने 10 जंगली कुत्ते पाल रखे थे। उसके वजीरों में से अगर कोई वजीर गलती करता तो वो बादशाह उस वजीर को उन कुत्तों के आगे डाल देता और कुत्ते बड़ी बेरहमी के साथ उसकी बोटियां नोच नोच कर उसे मार डालते। एक दिन बादशाह के एक खास वजीर ने बादशाह को गलती से एक गलत मशवरा दे दिया, जो कि बादशाह को बहुत ही बुरा लगा और बादशाह ने फैसला सादिर किया कि इस वजीर को कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। वजीर ने बादशाह से इल्तिजा की कि हुजूर, मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल आपकी खिदमत में दिन रात एक किए हैं और आप मेरी एक गलती पर इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन मेरी इस बेलौस खिदमत की एवज़ आप मुझे सिर्फ 10 दिनों की मोहलत इनायत फरमाएं, फिर बिलाशुबा आप मुझे कुत्तों में फेंकवा दें। बादशाह ये सुनकर 10 दिन की मोहलत देने पर राजी हो गया। वजीर वहां से सीधा रखवाले के पास गया जो उन कुत्तों की हिफाजत पर मामूर था और जाकर कहा कि मुझे 10 दिन इन कुत्तों के साथ गुजारने हैं और इनकी मुकम्मल देखभाल मैं करूंगा।
रखवाला वजीर के फैसले को सुनकर चौंका और फिर इजाजत दे दी। इन 10 दिनों में वजीर ने कुत्तों के खाने पीने, ओढ़ने बिछोने, यहाँ तक के नहलाने के सारे काम अपने जिम्मे लेकर निहायत ही तनदही के साथ सरअंजाम दिए। 10 दिन मुकम्मल हुए तो बादशाह ने अपने प्यादों के जरिए उस वजीर को कुत्तों के आगे फेंकवा दिया। लेकिन वहां खड़ा हर शख्स इस मंजर को देखकर हैरान हुआ कि आज तक न जाने कितने ही वजीर इन कुत्तों के नोचने से अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन आज यही कुत्ते इस वजीर के पैरों को चाट रहे हैं। बादशाह ये सब देखकर हैरान हुआ और पूछा कि क्या हुआ आज इन कुत्तों को। वजीर ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था। मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत की और ये मेरे इन 10 दिनों में किए गए एहसान भूल नहीं पा रहे। और यहाँ मैं अपनी जिंदगी के 10 साल आपकी खिदमत में एक कर दिए, लेकिन आपने मेरी एक गलती की वजह से मेरी बेलौस खिदमत और मोहब्बत और मेहनत को पसे पुष्ट डाल दिया। बादशाह को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वजीर को मगरमच्छों के तालाब में फेंकवा दिया। ये थे ज़िया मोहिउद्दीन साहब जो बता रहे थे कि मैनेजमेंट अगर एक दफा फैसला कर ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। और पनामा लीक्स जब से आई है वजीर आजम पे सभी लोग बोल रहे हैं, हर एक बंदा तनकीद कर रहा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसका बोलना बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। मैं बात कर रहा हूं जनाब इफ्तिखार चोई साहब की। इफ्तिखार चोई साहब इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहीद खान के साथ मौजूद हैं। सो ओवर टू यू वहीद। बहुत शुक्रिया शफात। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार चोई साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एकदम से नवाज शरीफ साहब पे तनकीद का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। आपकी आवाज़ यहाँ से आ रही है, दिखाइए आप यहाँ क्यों दे रहे हैं? जी मैं इधर ही खड़ा हूँ, थोड़ा सा इधर एंटीना इधर घुमा दें। अच्छा यहाँ, अच्छा। देखिए, पहली तो बात ये है कि मैं देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से मियाँ साहब का जो तर्ज अमल है, तर्ज सियासत है, वो काफ़ी गैर जमहूरी है। अच्छा, मुझे लगता है कि मियाँ साहब मुसलसल जमहूरियत की बदनामी का बायस बन रहे हैं। इसलिए कल जब मैं अखबार पढ़ रहा था, ये वाला आज साथ लाया हूँ, इस पर मियाँ साहब की तस्वीर छपी थी। ये तस्वीर छपी हुई थी मियाँ साहब की। इस पर मैंने तस्वीर हाथ में पकड़ी, मैंने पूछा क्यों बच्चे, आज तक इतना भागते थे, अब आ गए हो तुम कानून के कटहरे में। मैंने अदालत लगाई, मैंने उनको हाजिर किया, मैंने कहा क्यों ना आपको आपके जुर्म की पादाश में 2 हफ्ते कैद दे दी जाए। ये वैसे आपने जो तनकीद की है, आपकी इस तनकीद को किसी ने घास तक नहीं डाली। और एक बात बताऊं कि नवाज शरीफ साहब आपके मोहसिन हैं, अगर आप उन पर तनकीद करेंगे तो इससे आपकी इज्जत खराब होती है। अच्छा, क्या हो गया आपको? नहीं कुछ नहीं, कान में थोड़ी सी खुजली थी। अच्छा, जब बात हक और इंसाफ के तकाज़ों की होती है तो फिर हम अंधे होते हैं अकल के। क्या मतलब? कुछ नहीं, आगे मैं कह रहा था कि ना हम मोहसिन को देखते हैं, ना जीनत अमान को, हर किसी को नहीं मिलता। हाँ नहीं वो वाली वो दम पता नहीं क्या। हाँ तो खैर नहीं, छोड़े इन बातों को। मैं ये कह रहा था कि फिर जो शख्स गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा, उसको किसी सूरत दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। अच्छा, और अगर आपका लाडला करे तो उसके बारे में क्या ख्याल है? कौन मेरे साथ ज़्यादा? जी, तो क्या किया उसने? आप देखें वो उन्होंने क्या किया। आप मतलब उसकी मुझसे पूछ रहे हैं। कोई रिपोर्ट उठा के देख लें, क्या उसकी किसी भी रिपोर्ट में मेरा या उसका नाम है? चोई साहब, कहाँ है उसकी कमीशन रिपोर्ट? उसकी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है। मसाने का अल्ट्रासाउंड हुआ था, आप वो देख लें, उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो कसूरवार है। आप उसकी ये खून का टेस्ट भी कराया था पिछले दिनों, वो देख लें, उसका कहीं नहीं लिखा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है ये सारी जो पनामा लीक्स जो चल रही है, इससे कोई फर्क पड़ेगा हुकूमत को? बादी नज़र में तो ये लगता है कि अपोजिशन हुकूमत गिराने में संजीदा नहीं है। सर, ये बादी नज़र आप कहते रहते हैं, बादी तो चावल होता है, बादी तो मूली होती है, या बादी नज़र कैसे हो जाती है? आप बार बार तौहीन के मर्तकब हो रहे हैं।
अच्छा सर रहने दें, ये बताएं काना दज्जाल कौन है? तो खुद होगा काना दज्जाल। मैं पूछ रहा हूँ काना दज्जाल मतलब। जाके शाहिद मसूद से पूछो कौन है वो। नाज़रीन हमारे साथ थे इफ्तिखार चोई साहब। ओवर टू यू शफात। और अब चलते हैं लाहौर, जहां हमारे पास इस वक्त रेलवे और मुल्की सूरत हाल पे बात करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुल्की सूरत हाल पे बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया शफात आपका। ख्वाजा साहब, इमरान खान ने कहा है कि ये फ्लैट 1993 में खरीदे गए थे। वजीर आजम ने सबूत दे दिए कि ये फ्लैट 2005 में खरीदे गए थे। आप क्या कहते हैं? देखिए अगर इमरान खान में इतनी हिम्मत होती तो ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये उनको कहनी चाहिए थी फ्लोर पे, असेंबली के फ्लोर पे। उन्होंने कहा कुछ नहीं। जब माइक उनका ऑन हुआ है तो खान साहब तशरीफ ले गए बाहर। असेंबली के फ्लोर पे आके उसने बात की? सर आप मुझे बताएं कि खान साहब क्या असेंबली में मालिश करवाने आए थे? लेकिन सर ये तकरीर जो खान साहब ने बुध को की है, अगर ये वजीर आजम की तकरीर के फौरन बात कर देते तो क्या रद्द अमल होता हुकूमत का? क्या हुकूमत कैसे उसको करती? क्योंकि आपको देखा था आप पीछे काफी गुस्से में थे। क्या इरादा था आपको? कोई ऐसा हंगामा राई करने का, कोई माइक शेक चलाने का, कोई मुक्के लाते ठुड्डे वगैरह ऐसा कोई था इरादा? मेरे ख्याल में अगर ऑपोजिशन मेरे कायद के खिलाफ अगर कोई बात करती तो मैं तैयार बैठा हुआ था। मेरे साथ बंदे थे, खुरम दस्तगीर था, तलाल चौधरी था और मैं था। जैसे ही खान साहब ने कोई बात करनी थी मेरे कायद के खिलाफ, हम तीनों ने पढ़ जाना था इसको। ये लड़का नहीं है चटर पटर जो बोलता रहता है, क्या नाम है इसका, सईद मुराद सईद, इसको पढ़ जाना था। और इतना दबा दबा के लितर मारने थे कि आपकी सोच थी। मुराद को क्यों? ऐसे ही यार बस जहर लगता है, पढ़ 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 बोलते ही जाता है यार। लगाया बंदा दो गुद्दी के नीचे रख के। अच्छा फिर हमने मुराद को ठंडा करने के बाद रुख करना था एतजाज का। और तलाल जब फारिग होता है एतजाज से, फिर जब इमरान खान अकेला रह जाता फिर हमने छोड़ना था उसके ऊपर खुरम दस्तगीर। खुरम दस्तगीर ने खान साहब को गिराना था और उसके ऊपर बैठ जाना था। फिर जो लगानी थी जुगते परवेज रशीद ने ठंडी फिक्की जुगते, फिर मैं पूछता आपसे, बड़ा मजा आना था। काफी अच्छे इरादों में नहीं थे वैसे आप लोग। फिर तो मेरे ख्याल में अपोजिशन ने अच्छा किया कि उस वक्त वजीर आजम की तकरीर के फौरन बाद बाहर चलेगी। और यार इन्होंने एक तो अपना प्लान भी खराब किया है और साथ में हमारा भी कर दिया। मैं कहता हूँ इमरान खान को मौका मिला था करके दिखाता तकरीर, और करता तकरीर, मैं नर मानता उसको। सर ये किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? अच्छा सर ये बताइएगा, आप बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल करें गैंग ऑफ फोर, गैंग ऑफ फोर। ये गैंग ऑफ फोर क्या चीज है? कौन है गैंग ऑफ फोर? बड़ा ही कोई अपने में मासूम, जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि गैंग ऑफ फोर है क्या। इतना तू काका चुना। नहीं सर मैं वाकई नहीं जानता गैंग ऑफ फोर क्या चीज है, प्लीज बताइए। एक्समैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन और $1 मिलियन मैन। एक्समैन मतलब एक्स का मतलब ये होता है कि फौहश या कोई भी आप नाम दे दे जो दिल करे। एक होता है स्पाइडरमैन जो कि पार्टियां बदलता रहता है, जो फुदकता बहुत है। एक होता है बैटमैन जो कि रातों रात जाके ड्राइंग रूम में मीटिंगें करता है सिक्योरिटी गार्ड से। और एक होता है $1 मिलियन मैन, ये होता है जहांगीर तरीन। सर सिर्फ आपने जहांगीर तरीन का नाम लिया, बाकियों का भी तो नाम लेना ना बच्चा, ज्यादा होशियारी नहीं बस। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे।